Hello, my dear students. Very welcome to come back my official YouTube channel SSIF classes. तो साथियों, यदि आप क्लास 12, 10th या 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सुअवसर है कि आप हमारे इस YouTube चैनल से अपने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टडी कर सकते हैं। और यदि मेन स्पेशल फिजिक्स के लिए हम आपको एक एक्स्ट्रा चैनल्स बनाए हैं फिजिक्स वाटिका। उस फिजिक्स वाटिका में जाकर केवल यदि आपको फिजिक्स में कुछ नहीं आता तो वहाँ से भी कंटेंट्स प्राप्त कर सकते हो। वहाँ पर केवल फिजिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा। तो साथियों, आज हम ये स्पेशल क्लास उन क्लास 12th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं जो बच्चे बिल्कुल कोचिंग नहीं ले सकते, ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते। उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम फिजिक्स लेकर चल रहे हैं और जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। उनके लिए सर्वप्रथम हम चैप्टर फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स जिसको हम कहते हैं भौतिकी। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि जो ये फिजिक्स है, भौतिकी है, ये भौतिकी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम तो हम भौतिकी को समझकर चलते हैं कि फिजिक्स है क्या और इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको देखेंगे और फिर इनके हम टॉपिक स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके सीखेंगे। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट्स, हम भौतिकी को बता दें भौतिकी क्या है। ऑरली जान लीजिए कि भौतिकी एक ऐसा सुव्यवस्थित विषय है जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रकृति या प्रकृति में होने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित सुसज्जित रूप से अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। और इस भौतिकी को दो भागों में बांटा गया है। स्टूडेंट्स, कितने भागों में? दो भागों में। एक है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स जिसको हिंदी में कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी। और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जिसको हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी। प्यारे बच्चों, ये हमारे दो प्रकार की भौतिकी हो गई। इन्हीं दो भौतिकी की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं। तो एक बात और हम बता दें, बिल्कुल नॉर्मली बात हम आपको बता दें कि जो 1905 था, 1905 के पहले एक परिघटना थी 1905 में हुई थी। और ये 1905 के पहले जो फिजिक्स का अध्ययन किया जाता था वो आता था चिरसम्मत भौतिकी, और इसके बाद की जो परिघटना हुई वो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आने लगा। ठीक है, तो ये क्लासिकल फिजिक्स और ये मॉडर्न फिजिक्स की बातें थी। अब दूसरी बात हम देखें कि हमें क्लास 12th में कौन सी फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, अधिकतर हम मॉडर्न और आधुनिकी मिलाकर पढ़ेंगे और क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास 12th का हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या है? पहला चैप्टर है क्लास 12th का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पहला चैप्टर है। और इस पहले चैप्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये दो प्रकार की
सर्वप्रथम क्लास 12 की हम बात करें तो क्लास 12 की जो बात हो रही है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो साथियों सबसे पहले हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं। तो जो चैप्टर है सर्वप्रथम वही पढ़ेंगे कि चैप्टर है क्या, आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जैसे हम भोजन करने जाते हैं तो भोजन करने से पहले हमें ये पता चलता है कि हम ये खाने क्या जा रहे हैं। अगर हमें ये नहीं पता चलता हम खाने क्या जा रहे हैं तो स्वाद का अनुभव बाद में अच्छे से नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार ये जो भौतिकी है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम किसके बारे में, विद्युत, ये जो विद्युत है विद्युत के बारे में देखेंगे, फिर आवेश के बारे में, फिर क्षेत्र के बारे में। ये हम देखकर पढ़कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम विद्युत की बात करें कि विद्युत क्या होता है। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हम आपको इंग्लिश क्यों बता रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, केवल क्लास 12 तक आपकी फिजिक्स सीमित ना रहे। क्लास 12 के पश्चात आप IIT JEE नीट लेवल की क्वेश्चन जब प्रिपरेशन करें तो उसमें भी ये कुछ टर्मिनोलॉजिस्ट आपका तैयार होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी की हम सबसे पहले बात करें कि विद्युत क्या होता है। तो विद्युत तो एक प्रकार का स्टूडेंट्स क्या होता है, ऊर्जा होता है। विद्युत को क्या कहा गया है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ये विद्युत हुआ, इतना जानकारी आप रखिए, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं करेगा कि विद्युत क्या है, आएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी कंडीशन पर हम क्या पढ़ेंगे, आवेश पढ़ेंगे। आवेश, आवेश को इंग्लिश में हम चार्ज बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हो गया आवेश। अब विद्युत को हमने जान लिया कि वो ऊर्जा है, लेकिन आवेश क्या है हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आवेश के बारे में स्टूडेंट्स सर्वप्रथम जो बताया था गिलबर्ट ने बताया था, या उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये चार्ज है, ठीक है। उनके अध्ययन में कुछ थोड़ा सा क्या था, अट्रैक्टिव पावर, किसी चीज के कारण किसी वस्तु को अट्रैक्ट कर रहा था, इसको दिखाया था, स्पष्ट नहीं किया था। और स्पष्ट किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। स्टूडेंट्स बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और वो क्या थे, उनको पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता था। तो पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग उड़ाते वक्त, यानी कि जब पतंग उड़ा रहे थे, अमेरिका में पतंग कंपटीशन हो रहा था और वो पतंग उड़ा रहे थे जब, तो मौसम क्या था, खराब था, हल्का हल्का बारिश हो रही थी, हल्का कह सकते हो बूंदाबांदी हो रही थी, जिसके कारण उनकी पतंग जो थी वो भीग गई थी, और पतंग से लेकर जो डोरी तक थी जिसको हाथ में पकड़े हुए थे वो भी क्या था, भीग गया था। और ऊपर क्या था, हवाएं तेज चल रही थी, जिसके कारण बादल इधर उधर चल रहे थे, और बादल आपस में टकराते हैं और कुछ ऊर्जा का अनुभव होता है, यानी कि ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है तो उनके हाथ में वाइब्रेशन होता है। और ऊपर जब बेंजामिन फ्रैंकलिन देखते हैं कि ये किस कारण हुआ, तो वहां पर पता चलता है कि बादलों के कोलाइडल के कारण हुआ। तो यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो आवेश उत्पन्न हुआ, इस आवेश उत्पन्न होने का जो कारण बताया, उसको बताया स्टूडेंट्स घर्षण है। आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या बताया कि घर्षण है। अब ये कैसे उत्पन्न हुआ, इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लैब में टेस्ट किया। लैब आए और लैब में टेस्ट किया, तो सर्वप्रथम जब लैब में टेस्ट किया तो उन्होंने क्या देखा, कुछ इस प्रकार से कि सर्वप्रथम क्या किया, वाल से एक कांच का टुकड़ा लिया और उस कांच के टुकड़े को वाल से इस प्रकार से लटका दिया। जब वाल से इसको लटका दिया जाता है, और एक दूसरा कांच का वो टुकड़ा लेते हैं और रब्ड कराने, यानी कि घर्षण कराने के पश्चात इसके संपर्क में लेकर आते हैं।
और जब इसके संपर्क में लाते हैं, दोनों पार्टिकल्स, दोनों मेटल्स क्या हैं, ग्लास है। जब दोनों को आपस में घर्षण कराते हैं और घर्षण करा के एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, रिपल्सन का मतलब ये मेटल्स इस मेटल को थोड़ा दूर हटा देता है, तो यहाँ पर रिपल्स हुआ, रिपल्सन हुआ, यानी कि प्रतिकर्षण हुआ। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकली इस प्रकार से किया गया। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिकली क्या हुआ, और कुछ कई प्रैक्टिकल किए लेकिन एक दो हम आपको बता दे रहे हैं कि दूसरा प्रैक्टिकल उन्होंने क्या किया, एक कांच का इस प्रकार से टुकड़ा पुनः वही लिया और दूसरा एक दूसरा मेटल ले लिया। दूसरा मेटल का मतलब ये मान लीजिए ग्लास है, तो एक एवोनाइट ले लिया और इस एवोनाइट को बिल्ली के बाल या रेशम में घर्षण करा के, रब्ड करा के जब इसके संपर्क में लाया गया, ये एवोनाइट था, तो ये मेटल्स, ये ग्लास एवोनाइट को क्या करने लगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगा। और जब इसको आकर्षित किया तो भी अभी देखिए यहाँ पर रिपल्ट कर रहे हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसमें क्या बताया था कि या तो इस ग्लास, यानी कि ग्लास, दोनों ग्लास थे, सेम थे, तो दोनों में पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों में निगेटिव हो सकता है। दोनों पदार्थ में या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो निगेटिव चार्ज हो सकता है। और यहाँ पर बताया कि या तो ग्लास में पॉजिटिव होगा या तो एवोनाइट में निगेटिव होगा, या तो ग्लास में निगेटिव होगा, एवोनाइट में पॉजिटिव होगा, इस प्रकार से बताया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो थ्योरी है, यहाँ पर केवल इतना पढ़ाया जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक चार्ज होता है धनात्मक और दूसरा उन्होंने क्या बताया, ऋणात्मक। ये दो प्रकार के चार्जेस बताए, किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन अभी तक स्पष्ट नहीं किए थे किसमें पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, किसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो उनकी जो थ्योरी थी यहीं पर क्या होती है, फ्लॉप की जाती है। ठीक है, एडॉप्ट कर दी, छोड़ दी जाती है, पढ़ाई नहीं जाती। आज देखिए फिर क्या हुआ, अभी तक हमने क्या बताया कि आवेश, जो मेन आवेश उत्पत्ति का कारण क्या है, घर्षण है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से भी जीरो लेवल से चल रहे हैं, स्पष्ट है आपको। ठीक है, समझ सकते हो यहाँ से। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक हो गया। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया। अब यही मॉडर्न फिजिक्स, ये बात थी 1905 के पहले की। ठीक है, जब मॉडर्न फिजिक्स आई, उस मॉडर्न फिजिक्स में एक नियम दिया वैज्ञानिकों ने, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। और इस आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किस प्रकार था, इसको भी हम देखते हैं। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया, मॉडर्न फिजिक्स में साइंटिस्टों ने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के पश्चात 1905 के बाद। अब आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में क्या दिया, देखिए ध्यान से। क्या किया वैज्ञानिकों ने, दो पदार्थ लिया, एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल होशो हवास में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का दो पदार्थ लिया। मान लीजिए हमारे पास ये एक पदार्थ ये है और दूसरा पदार्थ ये है, तो इसी प्रकार का दो पदार्थ लिया और इन दोनों पदार्थों को आपस में क्या किया, रब्ड किया। रब्ड का मतलब रगड़ा। और जैसे ही एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा तो क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने देखा और बताया कि एक पदार्थ, जैसे इसको हम क्या करें, इसके साथ घर्षण कराएं, रगड़ें, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एक पदार्थ में क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा, एक में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक पदार्थ के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त कर
अपनी कक्षा को त्याग कर दूसरे पदार्थ में जाने लगे। यहाँ पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या तो एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त कर अपनी कक्षा के अपनी ऑर्बिटल को छोड़कर यानी कि अपनी कक्षा को त्याग कर दूसरे पदार्थ में जाने लगे। तो जो पदार्थ एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है, तो जिन पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, मान लीजिए यहां से निकलकर इसमें जा रहे हैं, तो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और इसमें क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है उसमें क्या बताया कि यहां पर धनात्मक आवेश होगा। कौन सा होगा स्टूडेंट्स, धनात्मक आवेश। और जिसमें अधिकता हो रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, उसको क्या बताया कि वहां पर ऋणात्मक आवेश होंगे। तो धनात्मक आवेश किस पदार्थ में है और ऋणात्मक आवेश किस पदार्थ में है, ये साइंटिस्टों ने कब बताया, आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में। थ्योरी को ध्यान से समझिएगा, इस परिभाषा को ध्यान से देखिए। परिभाषा कैसे बनाएंगे, जब किन्हीं दो पदार्थ को आपस में घर्षण कराया जाता है, रगड़ा जाता है, तो किसी एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त कर अपनी कक्षा को त्याग कर दूसरे पदार्थ की कक्षा में चले जाते हैं। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है उस पदार्थ में धनात्मक आवेश और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उस पदार्थ में ऋणात्मक आवेश होता है। यहीं से स्पष्ट हो गया और यही सेम टू सेम अपनी फेयर नोट्स में लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब इसके बाद थोड़ा सा यहीं से हम बता दें कि आवेश आपने पढ़ा, विद्युत पढ़ा, आवेश पढ़ा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा। अब इसके पश्चात आप क्या पढ़ोगे, या इसके पश्चात हम आपको बता दें थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आवेश के बारे में पता चल गया, विद्युत क्षेत्र बता दें कि वो चैप्टर का नेम जो है वो कंप्लीट हो जाए। या इससे पहले चलिए पहले विद्युत क्षेत्र से पहले ये आवेश से ही रिलेटेड थोड़ी सी कुछ बातें अभी इनको और जान लेते हैं, फिर हम विद्युत क्षेत्र आवेश का क्वांटीकरण देख लेते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या है ये स्पष्ट देखिए क्या होता है। एक फॉर्मूला दिया गया है Q इज इक्वस टू NE, उसको ध्यान से केवल इतना याद कर लीजिए, Q इज इक्वस टू NE। आवेश का क्वांटीकरण आपका तैयार। अब कैसे तैयार है ये देखिए, किसी भी फॉर्मूले, फिजिक्स में अधिकतर जो परिभाषाएं बनेंगी वो फार्मूले बेस्ड होंगे। फार्मूला तैयार है तो परिभाषा ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। तो देखिए कोई एक पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है। तो जो मान लीजिए ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ का जो कुल आवेश है ये क्यों दर्शा रहा है, ठीक है। और n क्या दर्शा रहा है, पूर्णांक, एक पूर्णांक दर्शा रहा है, और E क्या दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से ये समझिए, समझने की बात है कि किसी भी पदार्थ या विलगत निकाय कह सकते हो, किसी भी पदार्थ का कुल आवेश उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का n फॉर पूर्ण, ठीक है, पूर्ण गुणज होता है। या हम यहाँ पर लिखकर भी आपको थोड़ा सा एक लाइन हम बता देते हैं, किसी भी पदार्थ, फिलहाल लिखना नहीं चाहिए हमें, लेकिन हम लिखकर बता दे रहे हैं कि उसको याद कर लीजिए। किसी भी पदार्थ का कुल आवेश उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों
की संख्याओं का पूर्ण गुणज होता है। तो ये परिभाषा यहीं से बनी है, ठीक है, Q इज इक्वल टू Ne। तो किसी भी पदार्थ में उपस्थित या किसी भी पदार्थ में का कुल आवेश उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का पूर्ण गुणज होता है। ये है आपका आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण आपने पढ़ लिया जैसे, तो इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और आप देख लीजिए, आवेश आपका बिल्कुल खत्म ही हो जाए, ठीक है। किस प्रकार से आवेशन वगैरह होता है ये हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। एक हम पढ़ लेते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो आवेश संरक्षण का नियम होता है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है 11th क्लास में पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना तो उत्पन्न की जा सकती है, इसका रूप बदला जा सकता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो आवेश है, ठीक है, कोई जो विलगत निकाय होता है उसका कुल आवेश नियत रहता है। तो इतनी छोटी सी परिभाषा है, याद रखिए, किसी विलगत निकाय, किसी विलगति निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। किसी भी विलगत निकाय का जो कुल आवेश है नियत रहता है। कैसे? मान लीजिए हमने दो पदार्थ लिया और दोनों पदार्थ को आपस में रब्ड कराया, घर्षण कराया, और जब हम घर्षण कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि किसी एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन निकल कर ही दूसरे पदार्थ में जा रहे हैं। और दोनों पदार्थ को अगर हम दोनों पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पहले गणना किए होते हैं तो बाद में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ किसी भी विलगत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका क्या, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा आपने। अब इसके पश्चात हम विद्युत क्षेत्र की बातें कर लेते हैं थोड़ा सा, और ज़्यादा लंबी वीडियोस हम नहीं बनाएंगे, बहुत कम टॉपिक लेकर चलेंगे। अब इसके पश्चात देखिए क्षेत्र की बात कर लें, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए हम विद्युत क्षेत्र की बात कर लें कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो अभी जब आपने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है, इससे पहले हम आपको दिखा दें कि जब आपने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा था तो यहीं से स्पष्ट है विद्युत क्षेत्र क्या है कि जब दो पदार्थ को आपस में घर्षण कराया जाता है, ठीक है, तो क्या उत्पन्न हो रहे थे वहां पे? आवेश उत्पन्न हो रहे थे, ठीक है। और यही आवेश स्टूडेंट्स, यही आवेश क्या होता है, कोई भी जो विद्युत आवेश होगा, मान लीजिए ये विद्युत आवेश है प्लस, ठीक है, और यही विद्युत आवेश अपने चारों ओर, ठीक है, यही विद्युत आवेश अपना चारों ओर जहां तक प्रभाव छोड़ेगा, ठीक है, वो इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए ये कोई आवेश है, प्लस चार्ज है, और ये चार्ज, ठीक है, इसका एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर पहुंचने पर हम क्या करेंगे, विद्युत झटकों यानी विद्युत शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक का फील करेंगे, वहां तक क्या होगा, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। कोई भी
आवेश, कोई भी धन आवेश जहां तक अपना प्रभाव छोड़ता है, कोई भी धन आवेश अपने चारों ओर जहां तक अपना प्रभाव छोड़ता है, वो चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये आवेश अपना विद्युत क्षेत्र छोड़ेगा, वो उसका क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब विद्युत क्षेत्र के पश्चात, ठीक है, विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा। अब यहीं पर हम विद्युत बल रेखाएं पढ़ लेते हैं और फिर हम इसके पश्चात अपनी क्लास को एंड करेंगे। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि आज फर्स्ट डे क्लास है, फर्स्ट डे आप हमारे क्लास में हो, ज़्यादा नहीं, बस उतना ही लेकर चलेंगे जितना हम कवर कर सकें। तो विद्युत बल रेखाएं भी आपको अगर आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अभी अच्छे से समझ में आ गया है तो उसी पे आधारित विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, कैसे, किस प्रकार से? मान लो ये दो मेटल्स हैं, सॉरी दो पदार्थ हैं, और इन दोनों पदार्थ को आपस में क्या कराया गया? घर्षण कराया गया। और जब घर्षण कराया जाता है तो हम क्या देखते हैं कि एक में पॉजिटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाह्य ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात दूसरे पदार्थ में जाते हैं, और जब ये दूसरे पदार्थ में जा रहे होते हैं तो यही अपना एक क्या बना रहे हैं? देख रहे हो हम डॉटेड लाइन से जो प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या बना रहे? काल्पनिक वक्र पृष्ठ बना, काल्पनिक वक्र रेखाएं बना रहे हैं। और इन्हीं काल्पनिक वक्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, इस प्रकार से। तो इनको याद रखेंगे, ठीक है, याद हो ना या हो, आप आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जरूर पढ़ लीजिएगा, और वही आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बेस पर ये बना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो क्या होती हैं कि जब किन्हीं दो पदार्थ को आपस में रब्ड कराया जाता है तो क्या होता है? किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में जब इंटर करते हैं या प्रवेश करते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? काल्पनिक वक्र बनाते हैं, और इसी काल्पनिक वक्र को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और इन वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण हैं वो स्पष्ट हैं। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं यही स्पष्ट आपकी क्या है? फेयर नोट्स होगी, इसको ही वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके गुण देखेंगे, और वो भी कौन कौन से हैं इनको हम स्पष्ट रूप से। पहली बात तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या है? एक काल्पनिक वक्र पृष्ठ होती हैं। ये क्या होते हैं? एक काल्पनिक वक्र होती है। ठीक है, दूसरा गुण इनका ये क्या है कि ये एक दूसरे को कभी स्पर्श, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगली बात हमारी क्या है? यह रेखाएं धन से चलकर ऋण पर समाप्त हो जाती हैं। बच्चों यहाँ से साथियों आपने क्या देखा कि 3 गुण हमने बताया, और जो बोर्ड एग्जाम में एक गुण ये पूछ लेता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ऐसा क्यों? 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इसका मतलब क्या? एक गणित की जो अवधारणा होती है
गणित की अवधारणा के अनुसार एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अर्थात जब एक ही स्पर्श, मान लो ये एक बिंदु है और इस एक बिंदु से केवल क्या एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। और जब एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो दो रेखाएं कभी भी नहीं यहाँ पर मिल सकती हैं, तो दूसरी बन नहीं सकती है। इसलिए गणित की अवधारणा के अनुसार एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। हम आपको मिलेंगे आपको आपके नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिजिक्स या अदर क्लास के साथ भी मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। यदि आपने नहीं पढ़ा है, अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, तो जल्द से ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट कीजिए और अभी से अच्छा स्कोर आप यूपी बोर्ड में प्राप्त कीजिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।